नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। आजाद भारत का ये पहली आतंकवादी घटना थी। और लेकिन जिन ताकतों ने गांधी को गोली मारी, उनका इरादा सिर्फ गांधी को के शरीर को मिटाना नहीं था, गांधी के विचार को मिटाना था। वो जंग, वो गांधी की हत्या का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी गांधी की हत्या रोज हो रही है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हत्यारे गांधी के विचार को आज तक नहीं मार पाए, संघर्ष जरूर कर रहे हैं। गांधी की हत्या में एक और दूसरा आयाम है जो बहुत समय डिस्कस नहीं होता है कि सीधा आरएसएस का रोल क्या था और इस विषय पर गांधी की विचारधारा कैसे जिंदा है, आरएसएस का रोल उसमें क्या था। क्योंकि ये टेक्निकल एक बचाव है कि नाथूराम गोडसे उस वक्त आरएसएस का मेंबर नहीं था जिस वक्त उसने हत्या की। ये केवल टेक्निकल आप कहेंगे कि डिफेंस है, लेकिन उसकी जो विचारधारा थी, वो जिस विचारधारा से वो प्रभावित था, वो वही थी जो आज भी चल रही है। और आज भी अगर आप देखिए तो उसी विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई करते हुए, उसकी महिमा मंडित करते हुए दिखाई देते हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे दो प्रख्यात गांधीवादियों से। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं और शमसुल इस्लाम अभी शायद कोई किताब देखने गए हैं वो। और उनसे, जो कि शमसुल इस्लाम संस्कृत कर्मी हैं, इतिहासकार हैं, काफी अच्छा उनका अध्ययन है आरएसएस के बारे में और गांधी के बारे में। उनसे हम लोग ये चर्चा करेंगे जो आरएसएस का, उसमें क्या रिश्ता आरएसएस का रहा इस पूरे हत्याकांड में। तो त्रिपाठी सर, मैं आपसे ही शुरू करता हूं कि आज जब हम गांधी की शहादत के दिन आपसे हम लोग बात कर रहे हैं और गांधी के रास्ते पर किसान दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, गांधी ने भी अपना जो आंदोलन है वो किसानों के आंदोलन से शुरू की थी, आजादी की लड़ाई। आप, और ये भी एक है कि लगातार गांधी के ऊपर हमला, गांधी की समाधि पे जाके फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होता। गांधी की तस्वीरों पे माला चढ़ाने वाले फोटो खिंचवा के मीडिया के सामने कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी के लोग, उसी संस्था के लोग, आरएसएस के लोग नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई भी करते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, मैं एक घटना से शुरू करूं। एक रोज मैं अपने एक रिलेटिव के घर चला गया, बहुत नजदीकी। उनका बच्चा बहुत मासूम, इंजीनियरिंग पास कर चुका है। तो मैंने गजल सुनाई कि बात हरगिज किसी से न ऐसी कहो, जिंदगी भर जो दिल में कर सकती रहे। जब मैंने गजल सुनाई तो अच्छी लगी उसको। इस बीच में गांधी की चर्चा चल पड़ी, तो मैंने गांधी के बारे में कुछ बोला, तो वो बोला बड़ा इनोसेंट तरीके से, लेकिन गांधी जी, वो गॉडसे आल्सो हैड ए पॉइंट। ये बात मुझे अखर गई। तो खैर बात उधर आ गई होगी, लेकिन मेरे दिमाग में बात बैठ गई। मुझे तमाम ऐसे मेरे रिश्तेदार और नजदीकी दोस्त हैं जो गांधी की जगह गॉडसे को ज्यादा बड़ा इंसान मानते हैं। मुझे गॉडसे की एज ए इंडिविजुअल इतनी मेरी पढ़ाई लिखाई उसके बारे में नहीं हुई, लेकिन मैंने तमाम गॉडसे को देखा इस मुल्क में। वही जहर, वही नफरत भरी पड़ी है उनके अंदर। तो मैं सोचता हूं इस सवाल पर अक्सर कि ये गांधी से क्यों बैर करते थे, वो थे कौन ये बैर करने वाले। या हमारा आज का जो मध्यम वर्ग है, अमेरिका में जो एनआरआईज है, लगभग 80% एनआरआईज जो है, पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वो इसी विचारधारा का है।
वो गोडसे का हिमायती है। आखिर वजह क्या होगी? यहाँ पे मैं जब बाजारों में पर्चे बांटता हूँ किसी सवाल पे, तो वो गोडसे के हिमायती निकल आते हैं। गोडसे के हिमायतियों की 2-3 खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि गांधी तो गद्दार था, देश बंटवा दिया। दूसरा ये कि पाकिस्तान बन के तो मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, ये गांधी की शय की वजह से रुके हैं यहाँ पे, वगैरह वगैरह। यानी उनके लिए गांधी के साथ साथ मुसलमानों से भी तीव्र नफरत है। तो इस कंटेक्स्ट में अपने सामने 2 बातें रखना चाहता हूँ कि गांधी था क्या? गांधी जो था वो पिछले 300 बरस के धरती के इतिहास में साम्राज्यवाद से लड़ने वाला सबसे अहम शख्स था, जिसने बड़ी मशीनों के आधार पर पनपे उद्योगपतियों और उसके खुराक के रूप में गरीब मुल्कों को गुलाम बनाने वाला जो साम्राज्यवाद आया, गांधी को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। उसको आजादी सुख सुविधाओं से, कारखानों के द्वारा होने वाले उत्पादन से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो गांधी कहता था कि आदमी की पहचान उसकी हैसियत से नहीं होती, उसकी जात से नहीं होती, धर्म से नहीं होती, उसके अखलाक और व्यवहार से होती है। और उस लिहाज से हर इंसान जो धरती पर बैठा हुआ है उसको बराबरी से रहने का हक है, सर उठा के जीने का हक है। ये गांधी की शिद्दत थी। और गांधी ने जब अंग्रेज हुकूमत से लड़ाई लड़ी तो उसने डिफाइन कर दिया कि हमारे लिए हुकूमत ऐसी चाहिए जो जनमुखी हो, जनमुखी सुख दुख का ख्याल करने वाली, उनके लिए फैसिलिटेट करने वाली हो, वो ट्रांसपेरेंट यानी जवाबदेह भी हो, पीपल सेंट्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो और अकाउंटेबल हो। ये गांधी ने कहा अंग्रेज भले बैठा रहे, लेकिन हुकूमत का फर्ज ये है, क्योंकि हुकूमत एक इंस्टीट्यूशन है जो जनता के खून पसीने पे पलती है। तो ये तो था गांधी। और उसी साम्राज्यवादी अंग्रेज हुकूमत ने हिंदुस्तान में खासतौर से 1857 के बाद, शमशेर भाई बहुत तफसील से इसके बारे में उनको बहुत जानकारी है, उन्हीं से मैंने थोड़ा सीखा है, वो बताएंगे। तो 1857 के बाद उनकी हिंदुस्तान की राजनीति का एक बड़ा पाया ये बन गया, बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये बन गया, हमारे लिए बांटना है और राज करना है। और तरीके से उन्होंने धार्मिक घृणा फैलाई और धार्मिक घृणा फैलाई। और हमारे बड़े बड़े लोग जो एक जमाने में थोड़ा बहुत देशभक्ति की भावना रही होगी उनमें, लेकिन वो बहक गए। तो अभी अब तो बहक गए, उनके अंदर इतना जहर बचपन से ही भरा था कि वो प्रकट हो गया और वो इंस्ट्रूमेंट बन गए साम्राज्यवाद के। हिंदुस्तान में 300 बरस से एक तरीके का साम्राज्यवाद मानता हूं मैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या वर्किंग क्लासेस को गुलाम बना के रखना, दबा के रखना, अछूत बना के रखना, इसको मैं साम्राज्यवादी मानसिकता कहता हूं कि दबा के रखो, कुचल के रखो। तो हमारे में ये कैरेक्टर रहा है। तो वो हमारे लिए एक तबका ऐसा हिंदुस्तान में रहा है जिसके लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद इतना रंजिश नहीं थी जितनी जाति के आधार पर घृणा थी, धार्मिक घृणा उनके अंदर थी, अंकुश है उसके। गांधी ने कोशिश की कि हिंदुस्तान का आदमी से ऊपर उठे और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। तो जो सहयोगी एलीट करेक्ट क्लास जमीनों का, महाजनों का, अफसरों का, उन लोगों के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए थी और आइडियोलॉजी के रूप में सामने आई। 1925 में का जब गठन हुआ, मुस्लिम भाई होगी, कंसोलिडेट कर लिया उस आइडियोलॉजी को, उधर मुस्लिम लीग भी सांप्रदायिक रास्ते पे चल पड़ी। तो मैं मानता हूं कि ये जो नए नए गॉडसेस पैदा हो रहे हैं इस धरती पर, हिंदुस्तान में बड़ी तादाद है जिनकी, उन गॉडसेस का ओरिजिन हिंदुस्तान की यानी इस साम्राज्यवादी मानसिकता में। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हिंदुस्तान में एक नया कॉर्पोरेट इंपीरियलिस्ट एक समाज आ गया, एक वर्ग आ गया, और वो पहले पड़ रहा है इस काम के लिए कि घृणा पैदा करो ताकि मजदूर मजदूर से लड़े, किसान किसान से लड़े, इकट्ठे ना हो सके, वरना हमें चुनौती दे बैठेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तान में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है और बड़ा खूबसूरत चल रहा है। मैं 3 राज्यों में देख के आया, उत्तर प्रदेश दिखाया, मध्य प्रदेश दिखाया और दिल्ली में तो देखे ही है मैंने, हरियाणा भी हो आया। इन सब जगहों पर किसानों में एक स्वर है कि इस सरकार के जो 3 कानून आए ये किसानों के खिलाफ है, ये उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाने वाले हैं और इनकी एकता को तोड़ने के लिए तमाम साजिशें की जा रही हैं। 26 तारीख का जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ऐतिहासिक मार्च निकला, रैली निकली,
उसको बदनाम करने के लिए फोकस किया जा रहा है पीटीसी घटना पे जो लाल किले पे घट और गई। वो भी बड़ी उसके बारे में ही बड़ी शुबा है कि वो घटना किसने अंजाम दी और क्या, क्योंकि मैं भी बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे था और आप भी मौके पर थे। शुभा शुभा नहीं है, बहुत साफ है, बहुत हाँ साफ है। वो हाँ आरएसएस बीजेपी का प्लांटेड आदमी है, उसको सुबह निकाल दिया। वो जी उसको बिल्कुल। अगर उस बहस में जाएंगे तो मुझे लग रहा है फिर आप फोकस करें इसको, किस पर बात करना चाह रहे हैं अभी। जी जी। तो शमशुल भाई, मैं आपके पास आता हूँ, डॉक्टर शमशुल इस्लाम, कि जब गांधी की हत्या हुई और सरदार पटेल गृह मंत्री थे, जी उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया। जी और वो बैन उन्होंने वैसे ही नहीं लगा दिया कि केवल आरएसएस ने मिठाई बांटी थी इसलिए बैन लगा दिया। बतौर गृह मंत्री उनके पास ऐसे प्रमाण रहे होंगे कि उन्होंने जिम्मेदारी आरएसएस पे डाली। जी डॉक्टर इस्लाम जी। हाँ देखिए, एक तो यह है कि आपने फरमाया था कि मैं गांधीवादी हूं, मैं गांधीवादी नहीं हूं। मैंने तो गांधी जी से बहुत बाद में प्यार करना सीखा है। ये मैं जो राष्ट्रवाद पर मेरा काम है, जो राष्ट्रवाद पर मेरा काम है और टू नेशन थियरी पर जो मेरा काम है, मैं तो यानी पूरा 180 जाविये पर, 180 एंगल पर मैं घूमा हूं इस उसमें। और मैं इस बात को मानता हूं कि गांधी जी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो पाकिस्तान के रास्ते पर चलकर आरएसएस यहाँ जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था उसके सबसे बड़े अवरोधक थे, वो उसके सबसे बड़े बैरियर थे। इसको हमको बहुत साफ समझ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि गांधी जी की कुर्बानी के इस पहलू को ना कांग्रेस ने समझा और ना बहुत सारे गांधीवादियों ने समझा। और वो ये मानकर कि ये जो गुंडे सरफिरों का कहना करना था वो मान लिया। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, सरदार पटेल और गांधी जी की हत्या के बाद, है ना, क्या हुआ। मैंने क्या किया है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सरदार पटेल ने जिस तरह से रिएक्ट किया गांधी जी की हत्या के बाद, उसको मैंने एक जगह जमा कर दिया और उससे सरदार पटेल किस तरह से नतीजे पर पहुंचे उसको मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। 4 फरवरी को इसी बात को मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी जी, बहुत शुक्रिया। 4 फरवरी को 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की गई। और जिन लोगों ने हत्या की, उन्होंने हत्या करने के बाद इस बात को बहुत साफ कहा कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं और हम हिंदू राष्ट्रवादी के तौर पर इनकी हत्या कर रहे हैं, इनको गोली मार रहे हैं। और ये गांधी जी पर पहला हमला नहीं था, इस बार वो सफल हुए, उससे पहले 7 हमले और हो चुके थे जिसमें वो बचे। तो 30 तारीख को हुआ और 4 फरवरी को जो सरदार का मंत्रालय था उसने इनको बैन करते हुए एक कर दिया और ये कहा कि ये डेंजरस एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये हथियार जमा कर रहे हैं, ये सेना और पुलिस में बगावत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉर्ट टू टेररिस्ट मेथड्स टू कलेक्ट फायर आर्म्स टू क्रिएट डिसअफेक्शन अमंग द गवर्नमेंट एंड सुबॉर्ड द पुलिस एंड मिलिट्री। और उसके बाद बहुत देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जरा समझना चाहिए हमको, है जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सरदार जो है 4 फरवरी को 27 फरवरी को नेहरू को एक खत लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस खत को जो है आरएसएस बहुत इस्तेमाल करती है। नेहरू को खत लिख रहे हैं, अभी उनके पास बहुत बुनियादी जानकारी है और वो ये कह रहे हैं कि अभी हमको ये जो तक पता लगा है ये सिर्फ दिल्ली में कॉन्स्पिरेसी थी, ये कहीं और कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और इसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व नहीं लगते हैं जी। अच्छा, अब इस खत में सरदार पटेल जो कह रहे हैं ये एक पैराग्राफ है और तीसरे पैराग्राफ में सरदार कह रहे हैं, in the case of secret organizations like the RSS which has no records, registers etc. RSS जैसे सीक्रेट गुप्त संगठनों का जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, रजिस्टर नहीं होता, उसके बारे में कौन उनका मेंबर है या नहीं, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भाईजान 27 फरवरी की बात है। उसके बाद सरदार के पास क्योंकि और चीजें आ रही हैं और तथ्य आ रहे हैं, वो मैं रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल यहां पर कर देता हूं। सरदार सवाल उठा रहे हैं कि कौन आरएसएस का मेंबर है या नहीं, हमको बताया जाए। अब बात यह है कि जो आरएसएस जिन पर मुकदमा करती है कि ये कहते हैं कि आरएसएस जिम्मेदार नहीं थी, जैसे
राहुल पर किया, उससे पहले सीताराम केसरी जी पर किया था, उससे पहले एक अर्जुन सिंह थे उन पर किया था। मैं भी ये सवाल रोज कर रहा हूं, लेकिन मैं मुझ पर अभी तक ये मुकदमा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा ये पूछता हूं कौन आरएसएस का मेंबर है, इसका क्या कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है? वो आज भी नहीं है जी, वो आज भी नहीं है। नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि फला ए पर्सन, ए बंदा जो है वो आरएसएस का आदमी नहीं है। डू यू हैव एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट stamped by President of India, stamped by the Registrar of Companies और आरएसएस का मुखिया कि इसको रखा है? अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये साबित करना होगा कि ये बंदा आपका नहीं है, बजाय इसके कि हम साबित करें कि ये आरएसएस का है नहीं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जुलाई 18 को ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अभी आरएसएस भाजपा में नहीं आए हैं और वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं सावरकर के बाद, उनको एक खत लिखते हैं और ये लिखते हैं कि ये सीधा सीधा आरएसएस और हिंदू महासभा का काम है और इसमें आरएसएस की मुख्य भूमिका है। As regards the RSS and the Hindu Mahasabha, the case relating to Gandhiji's murder is sub judice, and I should not like to say anything about the participation of the two organizations. But our reports do confirm that as a result of the activities of two parties, particularly the former, particularly the RSS, ये हुआ। उसके बाद भाईजान सबसे इंपॉर्टेंट खत है 19 सितंबर 1948 का। ये गांधी जी की हत्या को 214 दिन हो गए हैं और 214 दिन के बाद वो साफ बोल रहे हैं, गोलवालकर को खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं ये आपने जो जहर फैलाया, आपने जो मुसलमानों का कत्लेआम किया, बट गोइंग इन फॉर रिवेंज फॉर इट्स सफरिंग एंड इनोसेंट एंड हेल्पलेस मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, तुमने ये सब किया और उसके लिए एक जहर फैलाया और गांधी जी की हत्या हो गई। सीधा सीधा सरदार पटेल कह रहे हैं कि आप जो है ये आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, उसके बाद जो इस पॉइंट पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जून सन 1947 से आरएसएस का मुखपत्र शुरू होता है ऑर्गेनाइजर जी। ऑर्गेनाइजर के पहले अंक से लेकर गांधी जी की हत्या तक गांधी जी के खिलाफ जो वो बक रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कार्टून्स बना रहे हैं, वो उससे भी भयानक है जो मुस्लिम लीग का अखबार दी डॉन गांधी जी को बोल रहा है। गांधी जी को बनिया, गांधी जी को हिंदुओं का दलाल और ये सब बोल रहा है। और उससे भी ज्यादा जबरदस्त जहर फैलाया जा रहा है ऑर्गेनाइजर के अखबार में। अगर मैं ये कहता हूं कम से कम गांधीवादी संगठन जो है वो तो एक कमेटी बिठाकर उन सारे दस्तावेजों को जमा करा देते। एक शख्स ने किया था ये, उनका गोविंद साहे उनका नाम था, यूपी के थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे। तो आरएसएस तो बनी थी। अगर आरएसएस की बायोग्राफी में आप जाएंगे, उनकी जो सरकार उनकी तरफ से छापी गई है, इन्होंने हेडगवार ने खुद कुछ नहीं लिखा, उनकी बायोग्राफी छापी है, उसमें साफ लिखा गया है कि वो कांग्रेस से अलग इसलिए हुए कि ये गांधी की जो हिंदू मुसलमान सिख एकता की पॉलिटिक्स थी और वो गांधी सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये उसकी हेडगवार की बायोग्राफी के अंदर लिखा हुआ है और इसीलिए गांधी जी की हत्या की गई क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं थे। जी प्रोफेसर त्रिपाठी, गांधी के सिद्धांतों को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 3-4 चीजें बहुत साफ हमको नजर में आती हैं। एक नॉन वायलेंस, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, जो हमारे किसान जिसको आज जिस रास्ते पर हैं और कि वो कानून नहीं मानेंगे, वो कानून को वापस लो। यही तो गांधी ने भी किया था नमक कानून पर। यही गांधी भी सिडेशन में ही जेल गए थे, जिस सिडेशन को कल या 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ पत्रकारों पर लगाया है। आप ये देखिए कि गांधी के विचारों से जो ये संघर्ष है आरएसएस का और बीजेपी का, जिनके लोग आज सरकारों में भी हैं, वो भले ही समाधि में जाके फूलमाला चढ़ा दे और गांधी की बात करे और गांधी का चश्मा जो है वो तमाम शौचालयों में लगा दें, लेकिन गांधी के विचारों के तो मुखर विरोधी हैं ये लोग। जी, मैं 2 बातें कहूं। पहली बात ये, गांधी जी ने और ईसा मसीह के जमाने से चली आ रही है कि बड़े बड़े जो जुल्म अन्याय होते हैं वो सरकार की मदद से और उनके सपोर्ट से होते हैं और उसकी नीतियों से।
अभी क्या हुआ कि आजादी के करीब 60 बरस तक तो दूसरी पार्टी हुकूमत में रही। आरएसएस वाज ए डोमिनेंट पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी पिछले 27 सांप्रदायिकता रही है, लेकिन हुकूमत में कुछ पॉकेट्स में थे या कुछ पीरियड के लिए थे, पूरे मुल्क में की हुकूमत नहीं थी। अभी हुकूमत में आ गए। तो पिछले 6 बरस में पॉलिटिकल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है, जितनी इंस्टीट्यूशन है, उनका इस्तेमाल करके नीतियों के बतौर कश्मीर पे कोई नीति निकाल दी, सीए नीतियों के जरिए जो ये फैसले किए जा रहे हैं उससे आबादी का जिंदा रहना दूभर है। नागरिकता पर हमला है सीए के जरिए या एनआरसी के जरिए, वहां एक राज्य की अस्मिता पे हमला हो गया। अस्मिता में डाली तो राज्य नहीं है, तो यूनियन टेरिटरी है। तो 1.5 साल के जो चीज हमने आई है उससे ये साबित हो गया है कि अब हमारी लड़ाई स्टेट से है, उसमें लिखा होता है। गांधी का कहना ये था, आपस में मत लड़ो, हुकूमत से लड़ो। पैगंबर मोहम्मद ने भी यही कहा था, जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था कि तुम्हारा कोई पड़ोसी तुम्हें थप्पड़ मारे तो एक गाल मार दूसरा भी कर दो, लेकिन स्टेट से लड़ो। ये मैं समझता हूँ उस वक्त स्टेट चूंकि अपने बुनियादी असूल को भूल चुकी है, इंपीरियलिस्ट हो चुकी है, कॉर्पोरेट इंपीरियलिस्ट का साथी है और आवाम झगड़ा करा के आपस में जलील करती है और उनके जिंदा रहने के अधिकार छीनती है, उनकी आजादी छीनती है। लिहाजा अब सांप्रदायिकता का रुख की मुखालफत और साम्राज्यवादी उसकी नीतियों की मुखालफत एक ही चीज बन गई है। पिछले साल जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ वो गांधीवादी प्रोटेस्ट का आजादी के बाद सबसे बड़ा नमूना मैं मानता हूँ। और इस बार जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये दूसरा प्रोटेस्ट है, हो सकता है एक्सटेंड में से थोड़ा बड़ा ही है और उतनी अहिंसक है, और ये दोनों जुड़ते हैं। एक फ्रंटल तौर पर सांप्रदायिक रुझान के खिलाफ, सांप्रदायिक नीति के खिलाफ, और दूसरा सरकार के साम्राज्यवादी के एक मुट्ठी में लोगों को फायदा हो, बाकी आवाम को बिल्कुल भिखारी की सूरत में पहुंचा दो, गुलामों की सूरत में पहुंचा दो आर्थिक रूप से। वैसे भी किसान की आवाज मंडी में नहीं है, अब इनके ऊपर ऐसा एक कॉर्पोरेट इलीट लाल तो ताकत बिल्कुल दब जाए। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की जो बात है वो हुकूमत के साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक कदमों की एक साथ मुखाबत करने की जरूरत है। और इसमें गांधी का जो डॉक्ट्रिन डिसोबीडियंस, वही हमारे किसान अभी कर रहे हैं। कल आपने एक मशवरा दिया था कि शायद इसका अगला कदम होगा जेल भरो या गिरफ्तारी रखो। वो मेरे आप खुद ही थोड़ा खुलासा करें तो बेहतर है। जी नहीं, उसका अगला कदम तो देखिए यही होगा सिविल डिसोबीडियंस का, कि अगर उसको अहिंसक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो उसका एक जो अगला स्टेप है वो तो गिरफ्तारियां होनी, मतलब गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी। और अगर वो गिरफ्तारियां नहीं देंगे तो पुलिस वहां बैठी हुई है और पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई करेगी। जिस नियत से वो परसों की रात वहां गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अपने अपने गांव से रात में ही चल पड़े 28 तारीख की रात को और दिल्ली पहुंच गए 29 तारीख की कल सुबह तक। तो ये एक दिख तो रहा है कि किसानों में एक जो है वो लड़ने का जज्बा है और वो वही विचार जो जिसकी हत्या करने की कोशिश रोज की जा रही है, वो विचार अभी जिंदा है। और वो केवल अहिंसा का विचार नहीं है, अहिंसा के साथ साथ जुर्म ना सहने का भी वो विचार है। डॉक्टर शमशुल, हम कॉन्स्पिरेसी के पे लौटते हैं। और जो गांधी की हत्या से आपने कहा कि 7 अटेम्प्ट पहले हो चुके थे, तो ऐसा नहीं कि 30 जनवरी के कुछ दिन पहले उसको जब रिवॉल्वर मिलती है या जब वो कॉन्स्पिरेसी होती है उनको मारने की, गांधी जी को, उसके बहुत कई वर्ष पहले से उसका एक पूरा माहौल क्रिएट हो रहा था। वो जो विचारधारा एक पूरी बन रही थी। तो ये आमतौर पे मैंने देखा है कि कोर्ट का ट्रायल चला, कोर्ट का ट्रायल तो देखिए वो टेक्निकल उसमें चलता है, गवाही किसकी है, वेपन में फिंगरप्रिंट किसके हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है
उससे आरएसएस अपने आप को कैसे अलग कर सकती है? नहीं टंडन भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आरएसएस वाले तो इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं ये तो हमने वध किया, हमने कुर्बानी की भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एक दुश्मन की। और मैं आपको इतनी चौंकाने वाली बात बताऊंगा, और बदकिस्मती से उस तरह की सच्चाइयां जो पूरी छुपी पड़ी हैं कि यानी और दुनिया के किसी भी देश में अगर आप किसी फादर ऑफ नेशन के बारे में अगर उस तरह की बात करते तो हंगामा हो जाता, और मुझे लगता है कि उस बंदे को ये देश छोड़ना पड़ता। मैं 7 जून को आपको गोवा लेकर चलना चाहता हूं 2013। वहां पर दूसरा हिंदू जन जागृति समिति का सम्मेलन हो रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए। जी, ये उनका दूसरा सम्मेलन है। ये हिंदू जन जागृति समिति वो है जिसने सारे हमारे रैशनलिस्ट और इंटेलेक्चुअल जो उनकी हत्या की है, उसमें उनका हाथ पा लिया गया है, लेकिन उनको क्यों सजा नहीं मिल रही है आज तक किसी की समझ में नहीं आते। यानी गौरी लंकेश, अपना दाभोलकर जी, अपना MM कालबुर्गी जी, अपने वो इतिहासकार मराठी, अपना सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, पानसरे जी हैं। वो सारा सब सबूत मिल गए, सब कुछ हो गया है। ये अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसी वक्त में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है गोवा में, जिसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा। मोदी जी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मैसेज भेजते हैं, और आपको ये बता दूं कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए। मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके 15 दिन के बाद पेश किए थे। हर गांधी जी की हत्या वाले दिन फिर पेश करता हूं, लेकिन कुछ नहीं होता इस देश में। ये उन्होंने खत लिखा है कि आप जैसे संगठनों को जो हिंदू धर्म को मिलिटेंटली डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और तमाम दुनिया से, नेपाल से और कहां से आप जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं, मैं उनको, और आप हिंदू धर्म को बचा सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। चलिए, ये हो गया, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं किया, गांधीवादियों ने भी कोई सवाल नहीं किया इस पर। लेकिन उससे सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होती है 10 जून को इसी कॉन्फ्रेंस में एक आरएसएस का बंदा है, उसका नाम है जनाब केवी सीतारमन है। उसका भाषण होता है, और वो अपने भाषण में क्या कहता है जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो बंदा कहता है कि ये सम्मेलन शुरू हुआ है मोदी जी के शुभ संदेश से जी, और उन्होंने कहा है कि तुम सब इसमें सफल हो। वो कह रहा है गांधी भयानक दुष्कर्मी और सर्वाधिक पापी था। उन्होंने अपने भाषण का अंत इन शर्मनाक शब्दों से किया, और सुनिए, वो महाभारत से कोट कर लेते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दुष्टों का विनाश के लिए, अच्छों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में पैदा होता हूँ। 30 जनवरी की शाम श्री राम नाथुराम गोडसे के रूप में आए और गांधी का जीवन समाप्त कर दिया। पूरा देश खामोश रहा, सब खामोश रहा। इस क्रिमिनल की 2 किताबें हैं, गांधी द मर्डरर ऑफ गांधी, यानी गांधी का जो मर्डर है वो गांधी ने ही अपने आप कराया अपनी आइडियाज की वजह से। दूसरा है गांधी देशद्रोही, गांधीवाद धर्मद्रोही एंड देशद्रोही, और इसके लिए उसको मारना जरूरी है। ये 2 किताबें खुलेआम बिकती हैं। इस देश में किसी को कोई चिंता नहीं है, इस देश में सब खामोश है। अगर दुनिया के किसी देश में इस तरह की अपने आइकन को लेके इस तरह की बात हो जाती, कोई चीफ मिनिस्टर आरएसएस का बीजेपी से जुड़ा हुआ ये कहता, मुझे नहीं लगता है कि उस देश की शांति भंग नहीं होती। आपने गांधी की हत्या 30 में नहीं की इन लोगों ने, सॉरी 48 में नहीं की। असली गांधी की हत्या तो इन्होंने 7 जून 2013 और 10 जून को कर दी। और अपनी बात मैं खत्म करूंगा आपको ये बताकर, आप जानते हैं ना कि आरएसएस का एक आदमी है मध्य प्रदेश से, उसने कहा कि गांधी की तस्वीर उस पे लगा दो, क्या कहते हैं, अरे भाई, बेचने के लिए, और गॉडसे का पिस्तौल, और देख लो कौन पॉपुलर है।
हैंड्स डाउन जिस दिन भारत का संविधान सभा ने पास किया 26 नवंबर 1949 उस दिन एडिटोरियल लिखा 4 दिन के बाद, हमको ये संविधान नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मनुस्मृति। और मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति हिंदू औरत और शूद्रों को इंसान का दर्जा नहीं देती है। तो ये कितने बड़े क्रिमिनल हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद आरएसएस के लोग कितने घटिया काम करते हैं, उसकी तो आपने किताब बल्लाज मधोक की जो जीवनी का 3रा भाग है वो पढ़िए कि कितने क्रिमिनल, कितने वुमनाइजर और क्या क्या लोग हैं ये। जी जी जी। तो लेकिन डॉक्टर इस्लाम और बीके त्रिपाठी सर, देखिए हम लोगों को आज गांधी के शहादत के दिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका विचार आज भी जिंदा है और उस विचार पे आज भी हमले हो रहे हैं। रोज गांधी की हत्या के प्रयास हो रहे हैं और लेटेस्ट जो है अभी का जो संस्करण है वो गांधी की हत्या जो है वो किसान को सामने रख के की जा रही है। बिल्कुल। और यही इसमें शासन तंत्र शामिल है, इसमें पुलिस शामिल है, इसमें तमाम गुंडे शामिल हैं। और लेकिन अगर ये देश कायम रहेगा तो उसी विचार पे कायम रहेगा जिस विचार पे भारत का संविधान बना है, जिस विचार पे आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अगर 1 मिनट इंटरवीन करना चाहूंगा, गांधी जी की तो भारत की राजनीति में जो एंट्री है वो चंपारण सत्याग्रह से ही होती है। बिल्कुल, किसान आंदोलन से ही होती है। किसान आंदोलन से होती है। उसके बाद गांधी जी हैं जो सरदार पटेल से कहते हैं बारदोली में सत्याग्रह करो, जिसके बाद सरदार पटेल को लेनिन कहा गया। और बारदोली का सत्याग्रह क्या था? गांधी जी रोज रिपोर्ट ले रहे हैं, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उस जमाने के क्या क्या हो रहा है। और क्या लड़ाई थी बारदोली की लड़ाई ये थी कि बारदोली के किसानों को इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, उनकी जमीनें हड़प ली जा रही थी और बंबई के सेठ उसको खरीद रहे थे। उसके खिलाफ किसानों ने ये गांधी जी ने शपथ दिलाई थी कि तुम चाहे लुट जाओगे, कुछ होगे, जमीन नहीं बेचोगे और टैक्स नहीं अदा करोगे और जेल जाओगे। और पूरे लोगों ने मिलकर उसको लागू किया था। आज वही किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन ने बारदोली का सत्याग्रह नहीं पढ़ा है, वो गांधी जी के चंपारण आंदोलन को नहीं जानते, लेकिन अपनी जिंदगी से उन्होंने लड़ाई सीखी है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत फेल हुए हैं उस लड़ाई की विरासत को जनता तक पहुंचाने में। यानी किसानों का काम कितना आसान हो जाता अगर हम उसको बताते कि बारदोली में कैसे लड़े थे, चंपारण में कैसे लड़े थे, भगत सिंह, अशफाकुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल ने कैसे कहा था किसान और मजदूरों को संगठित नहीं करोगे तो जीत नहीं सकते। उनको विचारों को आइडियोलॉजिकली हमेशा से शुरू करना पड़ रहा है। ये षड्यंत्र, आरएसएस वाले षड्यंत्र से जीतते हैं, षड्यंत्र से राज करना चाहते हैं। ये उन्होंने अपने अनुभव से सीख लिया, लेकिन उससे पहले हम उनको वार नहीं कर पाए कि आरएसएस के लोग इसमें क्या करेंगे। लेकिन अगर आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे या टीकरी जाएंगे तो वहां पे एक बहुत बढ़िया बात जो देखने को मिली है वो है वहां की लाइब्रेरीज, और वो खूब पढ़ रहे हैं। भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, गांधी को पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अपने आजादी की लड़ाई की बातों को पढ़ रहे हैं। वहां डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा रही हैं। आपको जरा ये बता दूं, मेरी 2000 आरएसएस को पहचाने किताबें पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में खरीदी है लोगों ने। मैं फ्री देकर आया था कि आप इसका कोई पैसा नहीं देना, फिर पैसा दे रहे हैं। और मैं और डॉक्टर साहब भी, प्रोफेसर साहब भी, हम लोग वहां परफॉर्म कर रहे हैं। कल हम गाजीपुर जाएंगे। जी। अरे कल तो प्रोफेसर त्रिपाठी गए पर्चा बांटने और उनको 500 रुपए भी किसान एक दे रहा था कि ये आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये आप करते रहें। तो इसी के साथ क्योंकि समय की भी सीमा है तो इस चर्चा को ही विराम देते हैं और इस संदेश के साथ कि गांधीवाद जो है वो इस देश में जिंदा रहेगा। इस तरीके की कोशिशें, साजिशें होती रहेंगी और इसी के रास्ते हम आगे का सफर देश के लोकतंत्र का, संवैधानिक लोकतंत्र का हम अपना जारी रखेंगे। और किसान अपनी लड़ाई जिस शिद्दत के साथ लड़ रहा है, जिस हौसले के साथ लड़ रहा है, जिस तरीके से वो रातों में निकल कर आया है,
पुलिस के कार्रवाई के बाद, उससे तो लगता है कि किसान के अंदर एक दृढ़ निश्चय है। बाकी सत्ता के पास तो बहुत कुछ होता है, उनके पास कॉर्पोरेट है, उनके पास अपना मीडिया है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ये सब चीजें हैं। और लेकिन लड़ाई, बिल्कुल सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन किसान का जो दृढ़ निश्चय है और वो जो है वो भी बराबरी से मुकाबला करेगा। और हम लोगों की फ्रीडम एक्सप्रेस की तरफ से हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। फ्रीडम एक्सप्रेस, जैसा आप जानते हैं कि हम आपके चैनल हैं, आपका अपना मीडिया हाउस है, आपकी मदद से चलता है। स्क्रॉल में नीचे आप देखेंगे तो हमको कैसे आप मदद कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी, उसका विवरण चल रहा है, उससे हमको मदद करते रहिए। और अगले सप्ताह फिर हम गांधी के चश्मे से इस दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, बहुत बहुत पता नहीं इस वक्त आपकी आवाज सही हो, बीच बीच में थोड़ी आवाज